यस, नवभारत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। हम और आप चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 का नाम था वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का अर्थ क्या था? इलेक्ट्रिक एनर्जी से है, और केमिस्ट्री में शब्द से मतलब किससे है? केमिकल एनर्जी से है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी तथा केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध को, ठीक है, ये जो विद्युत ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा है के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, या विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके थे वो देख लें पहले। तो पिछली वीडियो में एक तो हम पढ़ चुके थे चालक। पहली हेडिंग थी इस चैप्टर की, कोई क्या हेडिंग थी? चालक। चालक क्या होते हैं? चालक के लिए हमने परिभाषा क्या बताई थी? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो सकता है, यानी ऐसे पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में से क्या हो सकता है? विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इस यानी इसके द्वारा विद्युत प्रवाहित हो सकती है, इसमें करंट पास हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और पदार्थ के इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ये बात हो गई। और फिर इसका जस्ट हमने अपोजिट शब्द पढ़ा था। अपोजिट शब्द क्या था इसका? अचालक। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये पदार्थ है, मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से विद्युत का प्रभाव नहीं होगा। लकड़ी है, लकड़ी में से विद्युत का प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक अर्थात कुचालक कहलाते हैं। फिर हमने बात की थी चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धात्विक चालक और एक दूसरा वैद्युत अपघटनी चालक। पिछली वीडियो में बात की थी हमने दोनों प्रकार के बारे में। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के चलने से। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गति करने से, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, इलेक्ट्रॉनों के गमन से, इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे चालक क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। इसका उदाहरण हमने क्या बताया था? धातु तथा मिश्र धातु। जितनी भी धातु तथा मिश्र धातुएं हैं वो सब क्या हैं? धात्विक चालक हैं, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी करंट प्रवाहित हो जाता है। और उनमें करंट को प्रवाहित करने वाले वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट हम पढ़ रहे थे वैद्युत अपघटनी चालक। दूसरा पॉइंट क्या था? इस चालक की दूसरा प्रकार था वैद्युत अपघटनी चालक। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें आयनों के प्रवाह से, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव था, इसमें आयनों का प्रवाह। ऐसे पदार्थ जिनमें आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। या आयन द्वारा इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए आयन चालक भी कह देते हैं इसको। ठीक है, और इसके उदाहरण जो बनते हैं वो क्या है? अम्ल, क्षार, लवण। और ये अम्ल, क्षार, लवण जो होते हैं ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें उसके बाद फिर हमने बात की थी इन दोनों चालकों, यानी धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक, दोनों चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे। और उन कारकों में चार चार कारक पढ़े थे दोनों के। और दोनों में ही हमने ताप का प्रभाव जो था, ताप का प्रभाव इम्पोर्टेंट बताया था। उस ताप के प्रभाव को अच्छी तरह तैयार कर लेना, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हमने अगली हेडिंग पढ़ी थी पिछली वीडियो में वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जो गलित या जलीय विलयन अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ जो गलित या जलीय विलयन अवस्था में, गलित अवस्था हो पदार्थ की, ठीक है, चाहे जलीय विलयन अवस्था हो, उस अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, यानी विद्युत उसमें से होकर के प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, और वैद्युत अपघट्य जो हमने कहे थे वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
इस वैद्युत अपघट्य का ही दूसरा शब्द हमने पढ़ा था वैद्युत अनपघट्य। क्या पढ़ा था हमने दूसरा शब्द इसका ही अपोजिट शब्द था इसका वैद्युत अनपघट्य। ये दूसरा शब्द पढ़ा था हमने वैद्युत अनपघट्य। यानी ऐसे, इसके लिए हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे पदार्थ जो गलित या जली विलीन अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी गलित अवस्था हो उनकी, चाहे उस पदार्थ की गलित अवस्था हो या जली विलीन अवस्था हो, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, विद्युत का चालन प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके लिए हमने उदाहरण आपको क्या बताए थे, ग्लूकोज बताया था इसका उदाहरण, ठीक है, सुक्रोज बताया था और यूरिया बताया था और एल्कोहल बताया था। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो वैद्युत अनपघट्य होते हैं, जिनमें से विद्युत का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या जलीय अवस्था में नहीं होता है। तो वैद्युत अपघट्य हमने पढ़े थे जिनमें गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन हो जाता है या विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अम्ल, क्षार, लवण। ये अम्ल, क्षार, लवण क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है कि इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलीन में लगभग पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है, लगभग पूर्ण रूप से कैसे हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो जलीय विलीन में पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, आयनों में विभक्त नहीं होते हैं तथा उनका तनुकरण करते हैं। जब उनको हम उनकी तनुता बढ़ाते हैं, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, लवण पदार्थ है, उसको हम जल में मिलाते हैं, जलीय विलीन बनेगा, लेकिन जैसे ही उसमें हम जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसमें आयनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसके बारे में हम आगे भी डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, अच्छी तरह समझेंगे वहाँ पर हम जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या है, जलीय विलीन में पदार्थ लगभग पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, पदार्थ जलीय विलीन में पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षार है, सोडियम क्लोराइड क्या एक लवण है, अमोनियम क्लोराइड क्या एक लवण है, सोडियम एसीटेट क्या एक लवण है। ठीक है, तो ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में हमने कौन से उदाहरण पढ़े थे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या एक अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कार्बोनिक अम्ल अम्ल है, अमोनियम एसीटेट एक लवण है और बोरिक अम्ल एक अम्ल है। ठीक है, तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल हैं, दुर्बल क्षार हैं और दुर्बल लवण है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जब इन पदार्थों को जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर ये आयनों में कम विभक्त होते हैं, यानी आयनों की संख्या इनकी कम होती है। सपोज कर लिया जैसे 100% मात्रा इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, तो ये आयनों में चेंज होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में। ठीक है, तो आयनों में जब चेंज होगा तो HCl के अणुओं की HCl जो अणु हैं वे अणु जो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में परिवर्तित होंगे। जैसे सब जो HCl है, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो जितनी मात्रा ली 100% मात्रा है, उस 100% में से लगभग कितनी 95% या 99% किसमें आयनों में वियोजित होगी, आयनों में विभक्त होगी, 5% मात्रा शेष रहेगी जो कि आयनों में विभक्त नहीं हुई लगभग। ठीक है, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण लेना CH3 COO CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये आयनों में व्यक्त होगा तो किस रूप में वो चेंज होगा, CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो ये आयनों में चेंज होता है। इसकी मात्रा कितनी है यहाँ पर 100%, लेकिन 100% में से लगभग कितनी 30% ही मात्रा किस में चेंज हुई, आयनों में जल में मिलाने पर। ये जल में मिलाया था, ये भी जल में मिलाया था। ठीक है, तो जलीय विलीन में इसकी मात्रा कम वियोजित होती है जबकि इसकी मात्रा अधिक वियोजित हो जाती है आयनों में।
तो ये कम वियोजित होने के कारण ये क्या है, ध्रुवल विद्युत अपघट्य। ये अधिक आयनों में वियोजित होने के कारण क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बात थी अपनी ध्रुवल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य की। इसके बारे में कल हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये बात अपनी ये टॉपिक अपना 11वीं क्लास में भी हो चुका है। छोटा सा पॉइंट था और हो सकता है 9th 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हमारी कल वीडियो में विद्युत अपघट्य तक की हो चुकी थी। अब आगे हम नई हेडिंग पढ़ते हैं। अगली नई हेडिंग आती है कौन सी, सेल। नई हेडिंग कौन सी आती है, अब सेल आती है। ध्यान देंगे ये सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है अपनी आज की वीडियो की, सेल। तो सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है। सेल के बारे में जैसा कि हम पहले से जानते हैं, तो ये देखें सभी, ये सभी जानते हैं ये क्या एक सेल है। सेल को सभी ने देखा ये। अब इस सेल में क्या भरा हुआ है, एक रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा है इसमें, रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। जब इसका हम उपयोग करते हैं, सेल का जब हम उपयोग करते हैं, तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा के व्यय से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम दोनों सिरों से क्या लगा देते हैं, इसके तार लगा करके इसका हम उपयोग करते हैं इस प्रकार से। तो दोनों और तार लगा करके ये धन ध्रुव है यानी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से ये क्या एक सेल है। अब जैसे हम इसका उपयोग करेंगे बल्ब जलाने में या किसी अन्य उपकरण को चलाने में, घड़ी चलाने में, तो इसमें रासायनिक, इस सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है उनकी रासायनिक क्रिया संपन्न होगी, और रासायनिक क्रिया संपन्न होकर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, आगे बात सुन। तो ये क्या एक युक्ति है, ये एक ऐसा उपकरण है, ये क्या एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, इसमें रासायनिक पदार्थ भरा है ना, तो इसमें रासायनिक पदार्थ जो भरा हुआ है वो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। रासायनिक क्रिया संपन्न होने पर इसमें से रासायनिक ऊर्जा जो बनती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और तब इस उपकरण को, इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आगे बात समझ। तो इसी प्रकार से अब हमारी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी युक्ति या ऐसा साधन, ये अपना सेल, ये ऐसी युक्ति है या ये ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सेल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ऐसी युक्ति को, ऐसे साधन को, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। होगी बात क्लियर। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये जो सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये जो सेल हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैद्युत अपघटनीय सेल, और नंबर 2 वैद्युत रासायनिक सेल। ये दो प्रकार के सेल होते हैं। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल यानी एक ऐसा साधन है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी ऐसी युक्ति जिसमें हम, यानी देखेंगे अब इसी में दोनों के लिए वैद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा भी इसी में और वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा भी इसी में। तो देखो यह वाला पॉइंट हम नहीं देखेंगे अभी। तो इसमें क्या सेंटेंस बन जाएगा, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। ठीक है, होगी परिभाषा। अब इसके लिए क्या परिभाषा बन जाएगी, अब इसे नहीं देखेंगे। अब तो ये का निशान किधर है, इस साइड है। ऐसी, अब इसमें ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। बात क्लियर हो गई, ध्यान रखना। यानी इसमें इस सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और इस सेल में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तब उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। होगी बात क्लियर। तो ये परिभाषाएं बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं परिभाषाओं को जरा दूसरे तरीके से समझते हैं।
ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा के व्यय से, यानी विद्युत ऊर्जा उसमें दी जाएगी, विद्युत ऊर्जा उस पदार्थ को दी जाएगी, तो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, विद्युत ऊर्जा के व्यय से यानी खर्च से रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। जब हम पदार्थ में, कोई पदार्थ में, उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, पदार्थ में क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी इस सेल की विद्युत ऊर्जा उस पदार्थ में देंगे। ठीक है, तो ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय से रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, तब उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वैद्युत रासायनिक सेल में इसी के प्रकार का सेंटेंस क्या बनेगा, ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा के व्यय से, अब रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में। इसमें उल्टा इसका अपोजिट कर देंगे, विद्युत ऊर्जा के व्यय से, और इसमें रासायनिक ऊर्जा के व्यय से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि इसमें क्या उत्पन्न हो रही थी, क्या प्रक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक क्रिया संपन्न होगी तो क्या उत्पन्न होगी, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर बनती हैं, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय से रासायनिक क्रिया संपन्न होती है तथा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तब उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा के व्यय से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का, और दूसरी कंडीशन होगी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का। ठीक है, एक तो ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, एक ऐसा उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये वैद्युत अपघटनी सेल, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत अपघटनी सेल, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल, हम एक ऐसा पात्र लेते हैं, एक पात्र है, कांच का पात्र है, ये कांच का पात्र लिया है हमने, और इस पात्र में एक हमने कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया हमने, इसमें क्या भर दिया, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया इसमें हमने। कहाँ तक भर दिया, यहाँ तक भर दिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, उसके बाद इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये धातु के दो इलेक्ट्रोड हैं, ये धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। कौन सी धातु के इलेक्ट्रोड लगाइए, दोनों प्लेटिनम धातु के, प्लेटिनम धातु, ठीक है, का इलेक्ट्रोड, और ये भी इलेक्ट्रोड किसका है, एक प्लेटिनम धातु का है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। दोनों इलेक्ट्रोडों को लगाने के बाद अब हम दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध एक बैटरी से कर देंगे। हमने एक बैटरी ली है जिसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है और एक नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, अब इस बैटरी से इसका संबंध करेंगे। इसे हमने जोड़ दिया इस पॉजिटिव सिरे से। ये बैटरी है, क्या एक कोई भी बैटरी ले ली जिसमें ये क्या पॉजिटिव सिरा है, यानी पॉजिटिव ध्रुव है, और ये नेगेटिव सिरा बैटरी का, इसका संबंध कर दिया हमने इस इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो ये बैटरी का धन ध्रुव, ये बैटरी का कैसा है, धन ध्रुव है, और बैटरी का ये ऋण ध्रुव, बैटरी का ये ऋण ध्रुव है और बैटरी का ये धन ध्रुव है। ठीक है, यानी पोल जिसे कहते हैं पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल है।
अब इसमें जिस नेगेटिव पॉजिटिव पोलेन धन ध्रुव जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है वह इलेक्ट्रोड भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ऋण ध्रुव से ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है इसलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, इसी इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं। एक को हमने एक को हम नाम देंगे एनोड, एक को नाम देंगे कैथोड। लेकिन एनोड कैथोड कैसे नाम रखेंगे उसको अभी हम समझेंगे इस बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसमें हमने एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया है और वैद्युत अपघट्य कैसा, यहाँ पर जलीय विलीन अवस्था में या फिर गलित अवस्था में है, जिस भी अवस्था में। लेकिन जिस भी अवस्था में, उस अवस्था में इसमें एक तो पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। कितने प्रकार के आयन है इस विलयन में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के आयन हो गए, एक तो धनायन और एक ऋणायन, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब किससे है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है या लवण हो सकता है। ठीक है, तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ अम्ल क्षार लवण कोई सा भी है इसमें। ठीक है, तो ये हमने वैद्युत अपघटनी सेल बनाया है। क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल है ये वैद्युत अपघटनी सेल का चित्र बना रहे हैं जिसमें हमने कोई पदार्थ भर दिया, कोई रासायनिक पदार्थ है। अब इसमें क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसे हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य का क्या होता है, इसमें आयनीकरण हो जाता है, यानी आयनन हो जाता है। आयनन होने पर वह एक तो इसके क्या बन जाते हैं, इसमें पॉजिटिव आयन बनते हैं, धनायन बनते हैं, और प्लस नेगेटिव आयन बनते हैं। इस वैद्युत अपघट्य की इस विलयन इसके अंदर पात्र में क्या है, धनायन और ऋणायन है। ठीक है, और इसमें परपथ को बंद और ऑन करने के लिए यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। ये क्या है, कुंजी। कुंजी का मतलब स्विच ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, कुंजी का मतलब किससे, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है। इसके बाद अब हम जब इस कुंजी को, यानी इस ये जी क्या है, ये क्या है, बन गया एक परिपथ बन गया। ये क्या है, यहाँ से एक परिपथ पूर्ण हो गया। ठीक है, इस परिपथ को, इसे हम परिपथ कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल की एक व्यवस्था थी, यानी विद्युत अपघटनी सेल की एक व्यवस्था है ये। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस युक्ति में होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें रखे विलयन में या विद्युत अपघट्य पदार्थ में बैटरी से जोड़ करके इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। अब इसमें बैटरी से क्या होगी, विद्युत इस विलयन में आएगी। ठीक है, जब ये विद्युत इस विलयन में आएगी, विद्युत प्रवाहित होगी इस विलयन में। ठीक है, तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने पर ये जो ऋणायन है, ये क्या एक ऋणायन है, ये ऋणायन किस ओर जाएगा, इस धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। किस ओर गति करेगा, ये धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। ये ऋणायन किस ओर गति करेगा, वैद्युत अपघट्य का धनायन और ऋणायन जो होता है उसमें से ऋणायन किस ओर गति करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। और विलयन में से धनायन किस ओर गति करेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अभी हमने एनोड कैथोड नाम नहीं दिया इसको। तो नेगेटिव आयन गति करते हैं किसकी ओर, धन इलेक्ट्रोड की ओर, यानी धन इलेक्ट्रोड पर ऋण आयन विसर्जित होते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड पर धन आयन विसर्जित होते हैं। विसर्जित के मतलब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये ऋण आयन इसकी ओर आकर्षित होते हैं और धन आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि एनोड पर सदैव कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एनोड जो होता है उस एनोड पर सदैव कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। कोई पदार्थ है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो
पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ये बात पहले से जानते हैं हम सभी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इसमें इस सेल की हमने व्यवस्था कर दी, अब इसी सेल की व्यवस्था करने के पर इसकी परिभाषा को देख लो आप सभी। इसकी परिभाषा क्या थी? ऐसी युक्ति, ये क्या, एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा, ये क्या है? विद्युत है, बैटरी है ना, ये बैटरी जुड़ी है जो कि विद्युत प्रोवाइड करती है, विद्युत प्रदान करती है बैटरी। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब विद्युत ऊर्जा जब इस वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होती है तो इसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। तो यही परिभाषा फिर से देखो, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय से, अब बैटरी जब इससे जुड़ेगी तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी, तो उस व्यय से क्या होगा? रासायनिक क्रिया संपन्न होगी। इसके अंदर क्या संपन्न होगी? रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होगी। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्ट का क्या होता है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्टी सेल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लें तो उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका उदाहरण लेते हैं हम? सोडियम क्लोराइड। यानी कोई सा भी सोडियम क्लोराइड हम दो तरीके से ले सकते हैं, तो गलित सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं और या फिर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं गलित सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। उदाहरण हमने किसका लिया? गलित NaCl का विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में एक परिभाषा और समझ लेते हैं। किसका? इस सेल में विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा? विद्युत अपघट्य का, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका विद्युत अपघटन होगा। ये जो पदार्थ है NaCl, इसका इस सेल के अंदर क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या बनती है उसको और समझ लेते हैं। देखो, विद्युत अपघटन की परिभाषा ध्यान देंगे। जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ, कौन सा विद्युत अपघटनी पदार्थ लिया हमने? NaCl लिया। जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ की जलीय विलयन अवस्था, इसकी सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाया तो जलीय विलयन अवस्था हो जाएगी, या गलित अवस्था, गलित NaCl। गलित NaCl कब होगा? जब उस NaCl को हम गर्म करेंगे। NaCl को गर्म करेंगे, गर्म करने पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी आयन बनेंगे। गलित अवस्था में आते ही वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आयन में परिवर्तित हो जाएगा गर्म करने पर, है ना। गलित NaCl का विद्युत अपघटन करना यहाँ पर, तो परिभाषा पढ़ देते हैं हम। जब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ, ये NaCl विद्युत अपघटनी पदार्थ है, कि जलीय विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में, ये हमने गलित अवस्था लिया अभी यहाँ पर समझने के लिए, गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर, इसमें सपोज के लिए इसमें NaCl, गलित NaCl भर लिया हमने, तो इस गलित NaCl में इलेक्ट्रोड लगाकर हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? इसमें बैटरी जोड़ करके इसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। कि जलीय विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया या प्रक्रिया संपन्न होती है,
क्रिया संपन्न होती है। रासायनिक क्रिया किस प्रकार की? ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया संपन्न होती है। तब इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, बात समझे ना सभी यहाँ पर। तो ये एक परिभाषा बन गई अपनी विद्युत अपघटन की। जब किसी विद्युत अपघटनीय पदार्थ, ये विद्युत अपघटनीय पदार्थ NaCl, ठीक है, कि जलीय विलीन अवस्था या गलित अवस्था में, ये हमने गलित अवस्था ले ली यहाँ पर समझने के लिए, में विद्युत प्रवाहित करने पर बैटरी जोड़ करके इसमें हमने क्या भर लिया? सपोज कर लिया गलित NaCl ही भर लिया इसमें, गलित NaCl, इसके अंदर क्या भर दिया हमने? गलित NaCl भर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम गलित NaCl भर देते हैं तो इसमें क्या बनेंगे? Na पॉजिटिव बनेंगे और Cl नेगेटिव इसमें बन जाएंगे। और इस गलित NaCl में विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। और रासायनिक क्रिया कौन सी संपन्न होती है? ऑक्सीकरण संपन्न होती है तथा अपचयन क्रिया संपन्न होती है। तब इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। तब इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है या जिस व्यवस्था में संपन्न होती है, उस व्यवस्था को विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ठीक है, इस तरह विद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा समझ लेंगे। ठीक है, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस व्यवस्था में या जिस युक्ति में या जिस पात्र में संपन्न होती है, उस पात्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनीय सेल कहेंगे। तो बात को समझ रहे थे। उदाहरण लिया हमने कि गलित NaCl जो कि विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, विद्युत अपघटन करना है, इसका उदाहरण अपना क्या है? गलित NaCl का विद्युत अपघटन करना है। ठीक है, ये हमने उदाहरण ले लिया। तो NaCl को जो हमने गर्म किया तो गलित अवस्था में परिवर्तित हो गया। गलित अवस्था में परिवर्तित होते ही क्या हो गया? ये क्या हो गई? गलित अवस्था हो गई। ठीक है, ये गलित अवस्था है NaCl की। अब इस गलित अवस्था में अब इसके जो Na पॉजिटिव बनेंगे यानी धनायन जो बनेंगे, ये धनायन किस ओर जाएंगे? ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। और Cl नेगेटिव जो ऋणायन बनेंगे वो ये ऋणायन किस ओर जाएंगे? धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो धन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ध्यान देंगे धन इलेक्ट्रोड पर धन इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, अब ये धन इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? देखो, धन इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ध्यान देंगे, ये Na पॉजिटिव यानी धनायन इसकी ओर जाएगा, ये Cl नेगेटिव किसकी ओर जाएगा? धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो इस धन इलेक्ट्रोड पर जब ये जाएगा, आकर्षित होगा, विसर्जित होगा ऋणायन, तो ऋणायन Cl नेगेटिव है। ये Cl नेगेटिव जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को विसर्जित कर देगा, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होगी, यानी Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई है? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है यहाँ पर। ठीक है, तो Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Cl कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। एक ऋणावेश है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है जो कि निष्कासित हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी ये Cl नेगेटिव यानी ऋणायन जब इस इलेक्ट्रोड पर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का विसर्जन कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रोड पर जाकर के त्याग कर देता है। जैसे ही Cl नेगेटिव आयन
ये Cl नेगेटिव आयन जब इस इलेक्ट्रोड पर जाता है तो इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचते ही वो क्या कर देता है, Cl नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का विसर्जन कर देता है। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का विसर्जन करता है ये Cl क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और Cl एकल अवस्था में कभी रहता नहीं। Cl की अवस्था क्या होती है, द्विपरमाणुविक अवस्था होती है। Cl सदैव कौन सी अवस्था में रहता है, Cl2, यानी द्विपरमाणुविक अवस्था है। दो Cl के कितने परमाणु होने चाहिए, 2। तो द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। तो द्विपरमाणुक अवस्था में रहने के लिए क्या होता है, ये यहाँ 2Cl नेगेटिव लिख लें तो ये Cl2 के रूप में, और कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएंगे। एक Cl में से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl में से 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों Cl मिलकर के किस में, Cl2 अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये Cl2 गैस के रूप में निष्कासन हो जाएगा। किसके रूप में, इस Cl2 गैस के रूप में निष्कासन हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड की ओर कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पर Cl2 गैस का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही है, धन इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। अब इसको एनोड नाम देंगे। क्या नाम दिया हमने इसको, एनोड नाम दिया, ए लिख दिया। ए का मतलब किससे, एनोड से है। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। ऐसे एनोड कहेंगे, ऐसे नहीं कि धन पॉजिटिव है इसलिए इसे एनोड कहते हैं। एनोड इसलिए नहीं, एनोड कब कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है तब उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। अब इस ऋण इलेक्ट्रोड की बात करें। ऋण इलेक्ट्रोड पर एक ऋण इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड लिए यहाँ पर जो कि प्लेटिनम धातु के हैं। इस पर क्या होता है, देखो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर कौन आकर्षित होते हैं, धनायन। धनायन कौन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव है। धनायन कौन है, धनायन आकर्षित होते हैं। धनायन आकर्षित होते हैं किस ओर, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर। तो धनायन कौन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव है, तो ये Na पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान देंगे। ये ऋण इलेक्ट्रोड पर कौन आकर्षित होते हैं, धनायन। धनायन कौन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव। तो ये देखो Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो Na पॉजिटिव, जब यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव है, ये जो Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस Cl नेगेटिव से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन का विसर्जन हुआ। विसर्जन करके उसने कहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ता है, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो कहाँ पर रह जाता है, इस इलेक्ट्रोड पर रह जाता है। ये इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इस ओर गति करता है। ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाता है, इस ओर गति करता है। ठीक है, किस ओर जाता है, इस परपथ की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ इधर इस साइड आता है और इस साइड आ जाता है, यानी ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आ जाता है। ऋण इलेक्ट्रॉन का विसर्जन किस पर हुआ, इस धन इलेक्ट्रोड पर हुआ। धन इलेक्ट्रोड से होते हुए यानी परपथ से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन किस ओर आ जाता है, इस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आ जाता है। ये ऋण इलेक्ट्रोड की ओर कौन आकर्षित होते हैं, ये धनायन। इस पर क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो इसने Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का विसर्जन कर दिया, त्याग कर दिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर परपथ से होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर आ जाता है। ठीक है, इस परपथ पर आते ही ये Na पॉजिटिव आकर्षित होता है इसकी ओर, इस इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि इसने देख लिया, Na पॉजिटिव ने क्या देख लिया, इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यानी धन आयन जो होते हैं वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कौन सी संपन्न हो गई, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये Na पॉजिटिव जो कि आकर्षित था किसकी ओर, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर। क्यों आकर्षित था, क्योंकि पर यहाँ पर क्या आ गए थे, यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन आ गए थे। इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित कर लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोड पर,
ये आकर्षित करता है, Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो ये Na उदासीन हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात अपचयन क्रिया संपन्न होती है। अपचयन क्रिया जिस इलेक्ट्रोड पर संपन्न होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे? कैथोड, यानी सी लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये एनोड पर यानी धन इलेक्ट्रोड पर मतलब क्या हो गया? एनोड पर। और ऋण इलेक्ट्रोड पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? कैथोड पर। अब बात समझ में आ गई सबको? ध्यान रखना इस बात का। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन प्रक्रिया संपन्न होती है उसे एनोड कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोड चाहे धन इलेक्ट्रोड हो चाहे ऋण इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य में जब विद्युत प्रवाहित होती है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया तथा अपचयन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी हुई किसकी? विद्युत। जब इस सेल का उपयोग किया जाता है, जब इस सेल में प्रक्रिया संपन्न हो रही होती है, तब सेल में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। पहले आप जानते हो जब भी किसी सेल का हम उपयोग करते हैं तो वह सेल क्या होता है? इस सेल का हम उपयोग करेंगे तो ये सेल क्या हो जाता है? हल्का गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या हो रहा है? ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा मुक्त होती है। उसी प्रकार से इस सेल का भी जब हम उपयोग करेंगे इस विद्युत अपघटनी सेल का, तो इसमें भी क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होती है तो इसका मतलब क्या होता है? उस डेल्टा जी का मान, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, डेल्टा जी का मान, कॉपी में आपके नोट्स में लिखा हो, डेल्टा जी का मान कैसा? 0 से अधिक माना जाता है। यानी डेल्टा जी का मान 0 से अधिक होता है तब ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और डेल्टा जी का मान 0 से कम होता है तो ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जब डेल्टा जी का मान 0 के बराबर होता है तब साम्यावस्था होती है। ये बात 11वीं क्लास में पढ़ चुके थे। तो ऊर्जा मुक्त होने पर डेल्टा जी का मान कैसा होता है? 0 से अधिक होता है। 0 से कैसा होता है? अधिक होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो 0 से अधिक डेल्टा जी ऊर्जा मुक्त के बारे में ये बात ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इस यहाँ पर मेन बातें जो हैं वो क्या है आपकी? ये हैं कि इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उदाहरण लिया किसका? गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन का। अब आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है तुम्हारे पास कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर NaCl गलित NaCl का विद्युत अपघटन करा करके ये प्रक्रिया लिखी है, ये प्रक्रिया जो लिखी है गलित NaCl का विद्युत अपघटन, ये गलित NaCl का विद्युत अपघटन लिया था हमने इस तरह, ये उदाहरण लिया हमने। ठीक है, इस उदाहरण में हमने NaCl लिया था। गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर ये तीनों प्रकार की प्रक्रिया लिखी हमने। तो उसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क ये है कि गलित कैल्शियम क्लोराइड या गलित NaCl था या गलित कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करना है आपको। मैंने किसका विद्युत अपघटन किया है? NaCl का। आपको किसका विद्युत अपघटन करना है? कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करना है। ठीक है, तो ये सभी सॉल्व करके देंगे। और एक इस तरह का, बस इतनी प्रक्रिया आपको लिखनी है, इस तरह का एक स्क्रीनशॉट ले करके मेरे पास भेजेंगे। ठीक है।